इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है पहले पार्ट में। आज उसका दूसरा भाग हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय जो शब्द जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बार बार ये दिया जाता है वो होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें कर का निर्धारण किया जाता है उसको हम कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। यह वर्ष 12 माह की अवधि होती है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक इसकी अवधि होती है जिसमें आयकर की गणना की जाती है। करंट असेसमेंट ईयर जो है वर्तमान में 2020 और 2021 है और इसका ईयर जो होगा 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 31 मार्च 2021 तक की अवधि होगी। इसमें टैक्स इनको कैलकुलेट करने होते हैं, इनमें टैक्स जमा करने होते हैं। लेकिन इनकम हम कौन सी लेते हैं? कर निर्धारण वर्ष के लिए इनकम आय कौन सी ली जाएगी, किस वर्ष की आय ली जाएगी? तो ठीक उसके पहले का वित्तीय वर्ष, उसके पहले का वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च को समाप्त होता है कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले का, वो वर्ष आपका गत वर्ष या प्रीवियस ईयर कहलाता है। तो जैसे आपका इस समय 2020-21 कर निर्धारण वर्ष है तो उसका गत वर्ष जो है 2019 और 20 होगा। यानी 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक की अगर किसी व्यक्ति की आय है तो उसकी आय पर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये गत वर्ष होता है। गत वर्ष में अगर मान लीजिए जैसे कोई 1 अप्रैल 2019 को व्यापार प्रारंभ किया और 31 मार्च 2020 तक आया तो ये तो पूरा 12 महीने का हो गया। लेकिन बीच में अगर 1 जुलाई 2019 को प्रारंभ किया और 31 मार्च 2020 को उसका 1 वर्ष पूरा नहीं होता है, लेकिन ये जो है आपका वहीं पर इसका जो पीरियड होगा 9 महीने का होगा, उसको समाप्त करके मतलब उतनी अवधि के लिए उसका टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा और उसके बाद का जो है 1-1 वर्ष का लिया जाएगा। पहले क्या होता था, लोग जो है आय के लिए अपने हिसाब से लाभ कैलकुलेट करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। व्यापारी वर्ग खास करके दीपावली वर्ष के रूप में मनाते थे, दशहरा वर्ष के रूप में मनाते थे, कोई जनवरी से दिसंबर बनाता था। तो इनकम टैक्स विभाग को इस संबंध में ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो इसलिए सरकार ने यानी आयकर विभाग ने ये कहा कि आप अपने हिसाब से अपने हिसाब किताब को रखते रहिए, उसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन इनकम टैक्स के कैलकुलेशन के लिए ये आवश्यक होगा कि आप 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का अवधि का आप लाभानी खाता या आय कैलकुलेट करके उनको देंगे। अगर किसी करदाता के पास एक प्रकार से अधिक का उनका व्यवसाय होता है तो भी सभी इनकम का वो कैलकुलेशन करेंगे और उसको ले आकर के वो कंसोलिडेट करते हैं, एकीकरण करते हैं और 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कपड़े का व्यापार कर रखा है तो उसका वो अलग किया होगा, कोयले का व्यापार है तो उसका अलग किया होगा, कोई प्रोफेशनल आदमी कई अलग अलग सेवाएं देते हैं। तो सबका लाभ हानि ये कैलकुलेट करने के बाद एक ही तरह से उनका कैलकुलेशन ले करके अलग अलग किया जाएगा, फिर उसके बाद उनका एकीकरण करके किया जाएगा। तो 2 वर्ष होते हैं, एक तो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर, दूसरा प्रीवियस ईयर। दोनों ही महत्वपूर्ण होता है इसलिए कि एक की आय ली जाती है और एक में कैलकुलेशन उसका इनकम टैक्स का किया जाता है। तो गत वर्ष जो होगा वो 1 अप्रैल 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक का होगा।
इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लोग टैक्स बचाने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे वो कर निर्धारण वर्ष से बचने की कोशिश करते हैं, तो इसके कुछ जो है अपवाद दिए जाते हैं। यानी कि उस अपवाद जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, एक्सेप्शन क्या होता है प्रीवियस ईयर का, कि जिस वर्ष की इनकम कैलकुलेट की जाएगी उसी वर्ष में उसकी आय का पर कर लगा दिया जाएगा, उसको हम अपवाद कहेंगे। कौन कौन से होंगे? जो गैर निवासी व्यक्ति हैं, यानी जो भारत के बाहर के रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनके जहाजी कंपनियों का जहाज समुद्री जहाज का व्यापार करते हैं तो उनका बंदरगाह पर जहाज आती है और चली जाती है, तो ऐसी हालत में कहाँ उनको आयकर विभाग पकड़ेगा? तो इस कंडीशन में ये है कि जो बंदरगाह पर वो आती हैं तो वहाँ जो इनकी प्राप्तियाँ होती हैं, जो इनकी आय होती है, उस पर तुरंत कर लगा दिया जाता है। और ये आयकर की दर अभी पिछले साल तक जो है ये 7.5% रही थी, यानी जितनी उनकी प्राप्तियाँ होती हैं उसका 7.5% उसको इनकम मान करके टैक्स लगा दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भारत को छोड़ करके बाहर जाने वाला है और ये उम्मीद है कि वो व्यक्ति वापस नहीं आएगा, तो ऐसे व्यक्ति पर का जो प्रीवियस ईयर ही कर निर्धारण वर्ष हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का हस्तांतरण इस उद्देश्य से कर देता है कि उससे टैक्स की उसकी बचत हो जाएगी, यानी टैक्स की चोरी हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उस व्यक्ति की आय जो कि संपत्ति के हस्तांतरण पर उसमें उसी समय कर लगा दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस व्यापार बंद हो जाता है, पैसा बंद हो जाता है, तो जो जिस वर्ष में बंद किया जाएगा उसी वर्ष को तुरंत जो है ये गत वर्ष मान लिया जाता है। तो ये जनरली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि गत वर्ष क्या है और उसके अपवाद क्या है। ये दो मुख्य परिभाषाएं, दो मुख्य शब्द बार बार हर क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे, तो उनका मतलब क्या है ये समझे आप। इसके बाद जो आएगा पर्सन, जिसको हम व्यक्ति कहते हैं। पर्सन यानी आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो कर लगाया जाता है वो एक व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति को ही हम यहाँ करदाता कहते हैं। व्यक्ति से तात्पर्य क्या होता है? आमतौर से तो हम लोग जो है प्राकृतिक जो मनुष्य हैं उनको मानते हैं व्यक्ति, लेकिन आयकर अधिनियम में व्यक्ति के अंतर्गत तमाम शामिल किए जाते हैं। तमाम में क्या क्या शामिल किए जाते हैं? तो एक एन इंडिविजुअल, जिसको एक व्यक्ति विशेष कहते हैं। उसके बाद है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब हिंदू अविभाजित परिवार। इसका क्या मतलब होता है कि हिंदू तमाम ऐसे परिवार हैं जिसमें एक घर का मुखिया होता है और उसके अलावा उनके बच्चे होते हैं, बच्चे के भी बच्चे होते हैं, या और उनकी अंदर मतलब उनकी बहुएं ये सब होती हैं, स्त्रियां होती हैं, ये मिला करके उनका एक संयुक्त परिवार होता है। पारिवारिक संपत्ति होती है। पारिवारिक संपत्ति की आय पर कर देने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? हिंदू अविभाजित परिवार। और हिंदू अविभाजित परिवार में कौन होगा? जो उसका घर का मुखिया, या जिसको हम मैनेजर या कर्ता कहते हैं। इसके बाद एक कंपनी किसको कहते हैं? जो कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं, यानी कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। उसके बाद एक फर्म है। फर्म का मतलब साझेदारी फर्म से होता है। इसके बाद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ या कोई व्यक्तियों का समूह है, या जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसको कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल BOI के नाम से जानते हैं। तमाम इनके कृत्रिम व्यक्ति, जैसे आपका कोई यूनियन है, छात्र संघ है, कर्मचारी संघ है, या अन्य कोई संघ बना रखे हैं, उसकी आय जो होगी वो व्यक्ति में व्यक्ति माना जाता है, इन पर कर लगता है। लोकल अथॉरिटी में क्या है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, या टाउन एरिया है, या आपके इसी तरीके से और कोई लोकल बॉडी होती है, तो वो व्यक्ति मानी जाएगी। फिर इसके बाद एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरीज। ऊपर वाले क्रम में, यानी जो नाम इनको बताए गए हैं
उसमें अगर कोई छूट गया तो वो इसके अंतर्गत आएगा कृत्रिम व्यक्ति। यानी यहाँ तक कि जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सब आपकी कृत्रिम व्यक्ति में आ जाते हैं। कोई मंदिर, मस्जिद, ये सब भी कृत्रिम व्यक्तियों में आ जाते हैं। धार्मिक ट्रस्ट जो हैं ये कृत्रिम व्यक्ति में आ जाते हैं। तो इन पर जो है कर लगाया जाता है और ये एक व्यक्ति के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है करदाता। करदाता यानी एसएससी जिसको कहते हैं। एसएससी का मतलब क्या होता है कि ऐसे आदमी को हम करदाता मानते हैं जो किसी प्रकार की रकम या टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे इसमें क्या है कि नंबर 1, द पर्सन हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स, यानी आयकर अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो टैक्स देने के लिए बाध्य है, उत्तरदायी है, उसको हम करदाता एसएससी बोलेंगे। या वो कर के साथ कोई पेनाल्टी या कर पर इंटरेस्ट देने के लिए है तो भी हम उसको एसएससी मानेंगे। या ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध या जिसके अगेंस्ट में कोई कर निर्धारण संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी गई है, यानी प्रारंभ हो गई है, उसको हम एसएससी मानते हैं। इसके बाद है डीम्ड एसएससी, यानी माना गया करदाता। माना गया करदाता क्या है कि कोई व्यक्ति जब किसी दूसरी व्यक्ति की आय पर कर देने के लिए उत्तरदायी होता है तो उसको हम माना हुआ करदाता कहते हैं। जैसे कि एक नाबालिग की आय पर उसका जो गार्जियन संरक्षक है वो उत्तरदायी होते हैं कर देने के लिए। या एक मृतक व्यक्ति की आय जिस पर कर बकाया रह गया है उस पर कर देने के लिए उसके जो लीगल हेयर्स हैं, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट, जिसको हम चूक में करदाता बोलते हैं। एसएससी इन डिफ़ॉल्ट क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरी व्यक्ति की आय पर कर जमा करने का भार है, उत्तरदायित्व है, और वो ऐसा करने से चूक जाता है और इनकम टैक्स विभाग को इसकी हानि होती है तो वो चूक में करदाता कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए तमाम लोग नौकरी करते हैं, सर्विस पेशे में रहते हैं और जहाँ से उनको वेतन सैलरी मिलती है वो विभाग उस पर कर उत्तरदायी होता है देने के लिए। अगर विभाग उसकी सैलरी से कर की कटौती करने में चूक जाता है, या तमाम ठेकेदारों की बिल होती हैं जिसमें से विभाग पेमेंट करते समय इनकम टैक्स अलग अलग रेट से काटने से चूक जाता है, तो इस तरीके से उसको हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहते हैं। इसके अलावा करदाता में हम ऐसे व्यक्ति को भी शामिल करते हैं जिसके विरुद्ध, यानी जिसके लिए कर की वापसी यानी रिफंड ऑफ टैक्स जो है वो की कार्यवाही शुरू कर दी गई है, और द प्रोसीडिंग ऑफ द असेसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम और लॉस सस्टेन्ड बाय हिम, यानी स्वयं उस व्यक्ति द्वारा कोई इनकम या लॉस की गणना शुरू कर दी गई है, तो इस तरीके से हम उसको एसएससी मानते हैं, यानी करदाता मानते हैं। तो करदाता में यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि जो छूट जाए जिसमें इनकम टैक्स इस पर न लगाया जाए। इसके बाद जो हमने नवा पॉइंट इसमें लिखा है वो डीम्ड एसएससी माना हुआ करदाता, जैसा कि हमने बता ही दिया अभी कि अगर किसी व्यक्ति की आय पर दूसरा व्यक्ति कर देने के लिए उत्तरदायी है तो उसको हम माना हुआ करदाता कहते हैं। यानी मृतक का जो लीगल हेयर्स होता है, कानूनी उत्तराधिकारी होता है, उससे इनकम टैक्स वसूला जाएगा, उसको हम डीम्ड एसएससी बोलेंगे। इसी तरीके से एसएससी इन डिफ़ॉल्ट हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की आय पर इनकम टैक्स जमा करने के लिए उत्तरदायी है और वो ऐसा करने से चूक जाता है, ऐसा नहीं कर पाता है और इनकम टैक्स विभाग को उसकी हानि होती है तो वो रकम उसको चुकाना पड़ेगा हानि को, तो इसको हम एसएससी इन डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपका आज के वीडियो में ये कुछ परिभाषाएं दी जाएंगी। अगले वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इनकम टैक्स में जो इनकम की डेफिनेशन है उसका मतलब क्या होता है, इनकम में हम क्या क्या शामिल करते हैं, कैसे उसकी गणना करते समय हम किसको इनकम मानेंगे टैक्सेबल इनकम में। धन्यवाद।
इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स के पहले वीडियो में हमने ये बताया था कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है पहले पार्ट में। आज उसका दूसरा भाग हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय जो शब्द जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत बार बार ये दिया जाता है वो होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर यानी कि ऐसा वर्ष